हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आइए देखते हैं, मैं आज को आपको शेड्यूल्स के बारे में बताने वाला हूं। ये हमारी पॉलिटी की क्लास है। शेड्यूल्स का मतलब होता है अनुसूचियां, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया है, मतलब इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया है। जबकि संविधान बनके कब तैयार हुआ था? तो संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ है, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। इसलिए हम इस दिन अपना रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस जो है वो हम संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान मतलब क्या होता है? जैसा आप पॉलिटी की पुरानी क्लासेस में देखें, मैंने आपको उसका मीनिंग बताया है। संविधान का मतलब होता है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लिखित ब्यौरा जो कि हमारे देश को चलाने के नियम के बारे में बताता है। इसका मतलब संविधान का मतलब होता है देश को चलाने का नियम। कोई भी चीज को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है और देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है आपका पॉलिटी। इसका मतलब होता है भारतीय राज्य व्यवस्था की शासन करने की क्या व्यवस्था रहने वाली है। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में मतलब 1950 की अगर मैं बात करूं तो 1950 में हमारे संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी, मतलब 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, 1950 के बाद जब संविधान लागू किया तो उसके बाद गवर्नमेंट के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिससे कि उन्होंने इन अनुसूचियों की जो संख्या है बढ़ा के 12 कर दी। और अगर क्वेश्चन आता है कि आज मतलब एट प्रेजेंट संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। जिस दिन संविधान बना था उस दिन कितनी अनुसूचियां थी? तो उस दिन 8 अनुसूचियां थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ध्यान रखें। चलिए आइए मैं अब आता हूं अनुसूचियों पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां बोर्ड पे लिखी रखी हैं। अब केवल इनको समझाने की बात है, तो बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि यहां से गारंटेड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी वीडियो लेक्चर्स है ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम को फॉलो करके बनाई गई है। सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर सेंट्रल एग्जाम के और एमपी गवर्नमेंट के जो एग्जाम है वहां से आपको डेफिनेट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। जैसे कि बच्चों की क्वायरी आती है कि सर एमपी पीएससी, एमपी एसआई के एग्जाम्स के लिए, तो ये सारे लेक्चर्स आपको उन्हीं को फोकस करके बनाए जा रहे हैं। पहला अगर मैं बात करूं, पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, व्हाट इज फर्स्ट शेड्यूल? तो फर्स्ट शेड्यूल सेज दैट इंडिया इज अ यूनियन, मतलब भारत एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब भारत जो एक गणराज्य है उसमें एक सेंट्रल पावर है जिसको दिल्ली से ऑपरेट किया जाता है, तथा जो 28 राज्य हैं उनके पास अपने अपने सीएम, एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी वगैरह होते हैं। इसका मतलब जो भारत है उसकी जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब नीचे से ऊपर तक शासन करने के लिए एक पद्धति बनाई गई है। भारत में कोई भी आदमी, एक आदमी के हाथ में सत्ता नहीं है, यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। इसलिए भारत जो है राज्यों का संघ बनाया गया है। कोई भी संघ जब बनता है जब उसमें कुछ ना कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, जैसे हम अमेरिका की बात करें यूएसए, तो यूएसए भी भारत का एक राज्यों का संघ है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसके जो राज्य हैं उस संघ से अलग हो सकते हैं। जैसे कि यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50-51 स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान की विशेषता यह है कि भारत के राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकते कभी, ये हमेशा एक संघ के रूप में बना रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि स्टेट्स अपनी बाउंड्री बदल लें, मतलब एक स्टेट टूट के 2 स्टेट्स बन जाए, जैसे छत्तीसगढ़ एमपी बन गया, जैसे बिहार और झारखंड बन गया, जैसे यूपी और उत्तराखंड बन गया। मतलब एक स्टेट को तोड़ के उसकी बाउंड्रीज अलग करके 2 स्टेट्स बना दिए गए। लेकिन कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम भारत के संघ से अलग हो जाएंगे, ऐसा संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारी पहली अनुसूची बताती है। दूसरी अनुसूची की बात करूं, दूसरे शेड्यूल की अगर मैं बात करूं,
तो दूसरा शेड्यूल हमें बताता है वेतनमान, मतलब सैलरीज, किसकी सैलरी। तो ये वेतनमान बताता है ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, मतलब ऐसे उच्च अधिकारियों की सैलरी के बारे में बताता है जिसका पैसा हमारे देश की संचित निधि में से दिया जाता है। मतलब एक कोष तैयार किया है जिसमें भारत का सारा टैक्स जमा होता है, उस कोष में से अलग अलग लोगों को सैलरी दी जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति 5 लाख रुपए उनकी सैलरी है, वो इसी कोष में से दी जाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री, उनकी जो सैलरी है 1.5 लाख प्लस अलाउंस, वो इसी इसमें से दी जाएगी। जैसे कि सारे के सारे स्टेट्स के गवर्नर, सारे के सारे प्रशासक, एलजी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और जितने भी प्रतिष्ठित पद होते हैं, उनकी सैलरियों का ब्यौरा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो ये पहली अनुसूची थी यूनियन, दूसरी अनुसूची है सैलरी। तीसरी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है ये शपथ के बारे में बताती है, मतलब ओथ्स एंड अफर्मेशंस। किसकी शपथ? तो जिनकी सैलरीज के बारे में बात की है उन्हीं की शपथ। जैसे कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। सीएम को शपथ कौन दिलाते हैं? तो गवर्नर्स दिलाते हैं। हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो गवर्नर्स दिलाते हैं। तो ऐसे करके भारत में जो उच्च पद हैं उनकी शपथों का प्रावधान है। जैसे कि प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये सब कहां लिखा गया है? ये सब भारतीय अनुसूचियों की तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। ये 3 अनुसूची हो गई। चौथी अनुसूची की मैं बात करूं अगर, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, मतलब अलोकेशंस ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए 2 प्रकार के हमारे हाउस हैं, एक है हमारा राज्यसभा, एक है हमारा लोकसभा। एक को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों की सभा, नाम से समझ में आ रहा है राज्यों की सभा। और एक होता है लोकसभा, मतलब काउंसिल ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ कॉमन पीपल, लोगों की सभा, जो आम जनता है उनकी सभा को लोकसभा कहते हैं। और जो राज्यों की जो सभा होती है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो राज्यसभा में कितनी सीट होंगी और वो कैसे कैसे स्टेट्स को बांटी जाएंगी, इसके बारे में चौथी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी उपबंध, मतलब प्रोविजंस फॉर एसटी एससी एरियाज। जैसा हम जानते हैं कि भारत जो है इसमें एससी एसटीओं का भी एक बहुत बड़ा वेटेज है, और उनके जो एरियाज हैं उनको रूल करने के लिए एक अलग शासन पद्धति का निर्माण किया गया है, जिसमें कि उन्हें कुछ फायदे दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आरक्षण का प्रावधान है, साथ ही साथ बीपीएल जो परिवार रहते हैं उनको फ्री अनाज दिया जाता है, उन बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। तो ये सबके सब भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित है। 6वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 6वीं अनुसूची हमें आसाम, मेघालय, मिजोरम के एससी एसटीओ के बारे में विशेष उपबंध देती है। क्यों देती है? इसलिए देती है क्योंकि जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जैसे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम है, त्रिपुरा है, तो आपके जो ये 7 सिस्टर्स है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन 7 सिस्टर्स की जो शासन व्यवस्था है वो भी भारत संघ के तो अधीन है, लेकिन इन्हें कुछ विशेष उपबंध दिए हैं। इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सारे के सामने विदेशों से सीमा बनाते हैं, और इनके पैम्पर के लिए इनको कुछ ना कुछ अच्छी शासन पद्धति देनी पड़ेगी, जिससे कि ये भारतीय संघ में हमेशा शामिल रहें और किसी विदेशी ताकत के इन्फ्लुएंस में, मतलब उसके प्रभाव में ना आ सके। इसलिए जो 6वीं अनुसूची है वो हमें आसाम, मेघालय, मिजोरम के एससी एसटीओ के उपबंध के बारे में बताती है। आता हूं मैं 7वीं अनुसूची पे। तो 7वीं अनुसूची मुझे बताती है, 7वीं अनुसूची क्या है? सूची है, लिस्ट। कौन सी लिस्ट? भारतीय संविधान को अलग अलग विषयों में बांटा गया है। जैसे हर स्टेट के पास, सेंट्रल के पास और दोनों के पास मिला के कुछ कुछ लिस्ट होती हैं। जैसे कि एक सूची कहलाती है हमारी संघ सूची, जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। इसमें 99 विषय हैं, मतलब इतने सब्जेक्ट्स हैं जो हैं सेंट्रल के पास हैं, जिसमें कि विदेशी मामले, युद्ध, बाहरी आक्रमण, उसके बाद जो कि ऐसे काम जो कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ऐसे 99 विषय हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इन्हीं सूचियों में दूसरी सूची है राज्य सूची।
राज्य सूची में 59 विषय हैं। ये स्टेट्स की लिस्ट है, जैसे कि स्टेट्स में जो जंगल है, उसके बाद स्टेट्स के जो स्कूल हैं, जो हेल्थ व्यवस्था है, ऐसे करके 59 विषय ऐसे हैं जो कि स्टेट्स के पास होते हैं। इसमें स्टेट्स का अधिकार होता है, इनमें कानून स्टेट्स बना सकती है, जबकि इनमें कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो स्टेट साथ ही साथ सेंटर दोनों को मिलकर निभाने पड़ते हैं। ऐसे 52 विषय ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, ये एक ऐसी सूची है जिसके जो सब्जेक्ट मतलब जिसके जो विषय हैं सेंटर और स्टेट दोनों मिलके अपने पास रखते हैं। जैसा कि अगर हम कोरोना काल में देखें तो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, वो वैक्सीनेशन की प्रोसेस कोई एक आदमी नहीं कर सकता। सेंटर ये नहीं कह सकते कि हम पूरा वैक्सीनेशन करा देंगे, क्योंकि सेंटर के पास तो स्टेट्स में पॉपुलेशन का ब्यौरा ही नहीं है, जबकि स्टेट अकेला ये नहीं कह सकता कि हम अकेला पूरे देश में वैक्सीनेशन करा देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है। इसलिए वो पावर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एक ऐसा विषय जिसमें स्टेट साथ ही साथ सेंटर मतलब संघ और राज्य मिलके काम करते हैं, ऐसे सारे के सारे विषय काय में जाते हैं समवर्ती सूची में। कौन से इसमें आती है ये? तो ये सूची जो है 7वां अनुसूची 7 शेड्यूल्स में जाती है। ये हमारी 7 अनुसूचियां हैं, ये तो शुरू से ही चली आ रही है जिस दिन से संविधान बना है। 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाएं हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें 22 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में क्या है। डायरेक्ट आंसर आएगा 22 भाषाएं या लैंग्वेजेस। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। जो अलग अलग लोग रहते हैं अलग अलग प्रांत के, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को है। कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं, आइए इधर देखते हैं। मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान में 14 भाषाएं हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, हिंदी भाषा थी, उसके बाद जो हमारी कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सारी भाषाएं इन 14 भाषाओं में जुड़ी थी। लेकिन आगने वाले समय में कुछ ऐसी जरूरतें महसूस हुई कि देखो भाई, लोगों तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोलने वाले रहते हैं और उनकी भाषाओं का इसमें प्रावधान नहीं था, जिससे कि लोगों में एक वैमनस्य का भाव उत्पन्न होने लगा, एक हीनता उत्पन्न होने लगी कि हमारी भाषा को संविधान में जगह नहीं दी जा रही है। इसलिए टाइम टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर करके आज संविधान में 22 भाषाएं जोड़ी हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं। देखिए, मूल संविधान में मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कितनी भाषा थी? 14। 15वीं जो भाषा है वो सिंधी भाषा जोड़ी गई, क्योंकि भारत में जब बंटवारा होता है तो सिंधी कम्युनिटी पाकिस्तान से आई और उनकी जनसंख्या भी बहुत है। उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए उनकी भाषा को भी संविधान में जगह देना अनिवार्य था, इसलिए सिंधी भाषा को 15वीं भाषा जोड़ा। कौन से अमेंडमेंट से? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जुड़ी जिसका नाम था सिंधी। तो 67 में कितनी भाषाएं हो गई? 15। 14 + 1 15। 71वां संविधान संशोधन 1992 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, न, म और क, नमक से इसको हम याद रखते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस उल्टा रहता है। जैसे कि अगर आप बात करें, यहां तक तो 15 हो चुकी है। 16वीं भाषा कोंकणी है, ये गोवा के तट पे बोली जाती है, जो कोंकण तट कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा का जो इलाका है वो कोंकण तट कहलाता है, इसलिए वहां की जो भाषा है वो कोंकणी, जो कि भारतीय संविधान की 16वीं भाषा है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है, 16वीं, 17वीं, 18वीं, कोई सी भी भाषा पूछ सकते हैं, इसलिए आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से समझें। कोंकणी के बाद पीछे तरफ जाना है, ना, मा और का। तो का मतलब कोंकणी, मा मतलब मणिपुरी। तो मणिपुरी जो भाषा है ये भारतीय संविधान की 17वीं भाषा है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाला है? 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 92 में।
मणिपुरी के बाद जो कि 17वीं भाषा, एक और भाषा जोड़ी थी 71वें संविधान संशोधन में, ना मतलब होता है नेपाली। भारत में नेपाली कम्युनिटी भी बहुत सारी रहती है। भारत और नेपाल की जो सीमा ऐसी सीमा है जिसको पार करने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। लोग बाइक से और अपनी कारों से बिहार से नेपाल चले जाते हैं और नेपाल से यूपी आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहां से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता माना गया है। आज से नहीं, पुराणों के काल से ही यहां से हमारे वैवाहिक संबंध होते रहे हैं और नेपाल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए नेपाली लोगों को सम्मान देने के लिए उनकी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यह एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे देश की भाषा को हम अपने संविधान में जगह दे रहे हैं। इससे कि हमारे संविधान का एक वास्ट रूप निकल के आता है कि हमारा संविधान कितना विस्तृत है और लोगों की भावनाओं का कितना सम्मान करता है कि दूसरे देशों की भाषा तक हमने अपने संविधान में जोड़ी है। तो ये जो नेपाली है ये हमारी 18वीं भाषा है। ये आपकी 18 भाषा हो चुकी हैं 92 तक। इसके बाद 4 प्रमुख भाषाएं और जोड़ी गई हैं। 18 और 4 कितनी होती हैं? 22। कब जोड़ी गई हैं ये 22 भाषाएं? तो ये 92वां संविधान संशोधन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 2003 में इसको जोड़ी गई है। कौन कौन सी भाषा थी? 19वीं भाषा थी बोडो भाषा, 20वीं भाषा थी डोंगरी भाषा, 21वीं भाषा थी मैथिली भाषा और 22वीं भाषा थी संथाली भाषा। भोजपुरी भाषा को संविधान में जगह नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है क्योंकि ये जो मैथिली और संथाली ये बिहार की भाषाएं हैं और बिहार की एक इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन वो संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसलिए संविधान की 22 भाषाओं में बिहार की अगर हम बात करें तो ये जो दो बिहार की भाषाएं ये शामिल है, क्योंकि मैथिली और संथाली ये कुछ ऐसे प्रदेश है जहां की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा, जैसे मधुबनी पेंटिंग का आपने नाम सुना होगा, वो इसी क्षेत्र से आती है। तो ये हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं। इसको बहुत ध्यान से समझे, स्क्रीनशॉट लेके रखें और यहां से डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है। छोटे एग्जामों में पूछेगा तो 22 भाषाओं के बारे में पूछेगा कि कौन से उसमें, लेकिन किसी बड़े एग्जाम में पूछेगा तो यहां से ब्यौरा आपका पूछेगा। ये थी हमारे संविधान की 8 मूल अनुसूचियां। जहां तक हमारा संविधान जब बना था तो यहीं पे वो अनुसूचियां खत्म हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ ऐसी डिमांडें उत्पन्न हुई कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने प्रावधानों में अमेंडमेंट करने पड़े, मतलब अपने एक्ट्स में संशोधन करने पड़े। क्यों करने पड़े बताते हैं। ये आपका है 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो है ये कब जुड़ा था? तो ये पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। देखिए संविधान 1950 में लागू हुआ है, लेकिन पहला ही संशोधन 1951 में करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि यह भूमि सुधार कानून है। भारत में ऐसा होता था कि भारत में लोगों को जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक हमारा अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार। मतलब अपना जो आपने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है प्रॉपर्टीज वगैरह में, वो आपकी होती थी। कोई भी ताकत, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रॉपर्टी आपसे छीन नहीं सकती थी। उससे हुआ ये कि जब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली, अपने खेत खलिहान, अपने सब चीज प्रॉपर्टी तैयार कर ली, और देश के जब विकास की बात आई, जब देश में एक हाईवे निकालना है, जब देश में डैम बनाने, जब देश में अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने, जब देश में टावर लगाने, तो कोई आदमी अपना मौलिक अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। क्योंकि मौलिक अधिकार, उनका राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जो भूमि अर्जित करने का अधिकार है, ये उनके मौलिक अधिकार में शामिल था। और कोई भी आदमी अपना मौलिक अधिकार नहीं छोड़ता है, अगर उस पर कोई प्रेशर देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। होने ये लगा कि लोग अपनी भूमि बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने लगे और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था वो रुक गया, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कत आई। इस समय जो गवर्नमेंट थी नेहरू जी की, उन्होंने एक एक्ट लाया कि भाई अगर देश को डेवलप करना है तो भूमि सुधार को 9वें शेड्यूल में जानना पड़ेगा, और जो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि भारत का मौलिक संवैधानिक अधिकार था उसे वहां से हटा के 300 के का में जोड़ दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया। इसलिए जो 9वां हमारा संविधान 51 फर्स्ट संविधान संशोधन था, जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यह था भूमि सुधार कानून, मतलब लैंड अमेंडमेंट रिफॉर्म। इसके तहत गवर्नमेंट आपकी भूमि को अधिकृत कर सकती है,
वो चाहे तो वहां से हाईवे निकाल सकती है, वो चाहे तो वहां डैम बना सकती है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसे आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो भारत में आरक्षण का प्रावधान 50% है, लेकिन तमिलनाडु में तो वो 70 क्रॉस कर गया है। इसलिए कर गया है क्योंकि उन्होंने उस प्रावधान को 9वें शेड्यूल में जुड़वा दिया है, और 9वें शेड्यूल में सारे ऐसे विषय होते हैं जिसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते। इसलिए भारत की जो सरकार है वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है कल को डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन उसके लिए वो आपको कुछ ना कुछ पैसा जरूर देगी। तो ये हमारा था 9वां शेड्यूल। 9th शेड्यूल है भूमि सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां शेड्यूल होता है दल बदल निरोध कानून। मतलब ये होता है कि आदमी जिस चुनाव चिन्ह पे लड़ता है उसे आगे चल के उसी चुनाव चिन्ह पे कायम होना पड़ेगा। नहीं तो पहले ये होता था लोग किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ लेते थे और बाद में फिर सांसदों की खरीदी होती थी, बोलियां लगती थी और सांसद अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते थे, जिससे कि गवर्नमेंट गिर जाती थी। एक समय भारत में ऐसा देखा है कि भारत ने एक साल में 3-3 प्रधानमंत्री देखे हैं। वो इसलिए होता था इन प्रावधानों के कारण। इसलिए गवर्नमेंट ने टाइम पे इस चीज को चेंज किया और 10वें जो अनुसूची है इसमें दल बदल निरोध कानून, अगर आदमी अपना दल बदल लेता है चुनाव चिन्ह पे लड़के तो उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान तक है। विप का एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे चल के डिटेल वाली क्लास में मैं कभी आपको विप का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 10वें ही अनुसूची में, मतलब 10वें शेड्यूल में इसे जोड़ के रखा है। 11वां जो शेड्यूल है, 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पंचायती राज व्यवस्था। महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, उनके जीवन का एक सपना रहा है कि भारत के ग्रामों को मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत जब भी मजबूत हो सकता है जब उसके ग्राम मजबूत हो, मतलब उसके गांव मजबूत हो। और गांव कैसे मजबूत होंगे? जब गांव में एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो इस पंचायती राज व्यवस्था के अनुकूल मिलेगा। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन 1993, ये एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया 1993। क्या है इसमें? पंचायती राज व्यवस्था। कौन से आर्टिकल में है? भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में। इसे गांधी जी का सपना माना गया है। गांधी जी का एक ही सपना था कि हमारे देश के गांव इतने मजबूत हों कि वो अपनी आवाज खुद उठा सके, इसलिए पंचायतों का गठन किया गया 11वीं अनुसूची के अनुसार। 12वीं अनुसूची की मैं अगर बात करूं तो ये हमारे संविधान की लास्ट अनुसूची है, 12th शेड्यूल। पंचायतों के बाद जो छोटे छोटे नगर होते हैं उनको भी मजबूत करने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया, जिसके तहत नगर पालिका को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो पंचायत और नगर पालिका दोनों ही एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इलेक्शन कमीशन है, ऐसे ही इनके पास भी बहुत सारे पावर है। वो बात अलग है कि ये इनको अपना पावरों का इतना अच्छा यूटिलाइज कर नहीं पाते, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। एक बार और हम शुरू से देखते हैं। पहला जो है हमारा यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा वेतन है। तीसरा शपथ है। ऐसे ही याद करना है इनको एक एक लाइन में। यूनियन सैलरी ओथ। चौथा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं है SC STों का उपबंध। 6वां है आसाम मेघालय मिजोरम के लिए उपबंध है। 7वीं है सूचियां। 8वें में है भाषाएं। 9वें में है भूमि सुधार। 10वें में है दल बदल। 11वें में है पंचायती राज और 12वें में नगर पालिका। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये 12 शेड्यूल याद करने में, लेकिन यहां से क्वेश्चन अगर निकालूं मैं तो 25 क्वेश्चन निकल के आते हैं कम से कम। इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझें। अगर एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी एक पॉलिटी की क्लास छोटी सी। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, देखिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा। लोग हताश हो जाते हैं बीच बीच में कि वैकेंसियां नहीं आ रही हैं सर। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, मन नहीं लग रहा है। तो बेटा, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक ऐसी स्टेज है, आपको रोज ग्रो करना पड़ेगा। जो पहली स्टेप होती है वो सबसे हार्ड स्टेप होती है। उसके बाद की जो स्टेप है वो अपने आप, एक बार अगर आप अपना लक्ष्य तय करके चलना शुरू कर देंगे तो ऊपर वाला आपके लिए कई सारे मार्ग खोल देगा। तो ये एक छोटी सी बात थी।
बाकी के हमारे आप वीडियो लेक्चर्स के साथ जुड़े रहें, आपको रोज नए नए लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप हमारे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।